नमस्कार साथियों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड का लिटरेचर पोर्शन के जो सेक्शन में हमको फिगर्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दे रखा है उस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी फिगर्स ऑफ स्पीच जो भी दे रखे हैं आपके सिलेबस के अंदर। एक बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एफर्ट किया था कि सारे फिगर्स ऑफ स्पीच, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं और कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको हमने डिस्कस किया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उस क्लास को बेहद पसंद किया है और मेरे पास पर्सनली मैसेजेस भी आए हैं कि सर इस क्लास को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत सही तरीके से सही अप्रोच के साथ हम हमारा सिलेबस पूरा रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंतिम समय के अंदर एक अच्छे प्रैक्टिस की। अब वो समय नहीं रहा है जहां पर आप फिर से थ्योरी के पीछे जाएं और इतना सारा पढ़ लें। आप अब जितना आपने पढ़ा है जरूरत है वो वापस रिकॉल हो दिमाग के अंदर और वो रिटेन कर पाए आपका मेमोरी। ठीक है, और उसी फंडामेंटल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ भी हम लोग एडिशनल हमारी ओर से नहीं कर रहे हैं। ये जरूर है कुछ फैक्ट्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो इन क्लासेस में आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो भी पहले पढ़ रखा है उसका एक बेहतर रिवीजन एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग तैयार कर रहे हैं और आपके समक्ष हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पिछले 3 क्लासेस के अंदर, सिर्फ 3 क्लासेस के अंदर जो रिस्पॉन्स हमको मिला है और निश्चित तौर पर उससे हमको थोड़ा और आप लोगों के लिए काम करने का एक इंटरेस्ट जो है वो जागा है। और यही चौथी क्लास जो है हमारी उसी कड़ी के अंदर आई है। और हर क्लास के अंदर आप देख रहे हो कि क्योंकि इतना मैं ये मान के चलता हूँ कि टीचर्स जो है वो बेसिकली इतना डिजिटली साउंड नहीं है, तो थोड़ा सा हमारे सामने भी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हर वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट के साथ कुछ ना कुछ बेहतर चीजें आपको देखने को मिले। अच्छा, एक और बात कि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे ऊपर ये बात भी आई थी कि सर थोड़ा सा मतलब इस जो क्लासेस जो है वो लंबी हो रही है, 1.5 घंटे की क्लास है। तो बेटा वो ऑब्वियस है, उसका रीजन ये है कि लिटरेरी मूवमेंट्स कोई 10-15 मिनट के अंदर आपके सारे नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए 1.5 घंटा तो लगेगा। अगर आप स्पेसिफिकली किसी कोचिंग के अंदर जाके आप पढ़ते हैं तो फिर निश्चित तौर पर ही मैं ये मान के चलता हूँ कि 10 या 12 घंटे का टॉपिक है। और बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्या उतना है भी सही कंटेंट, लेकिन रिवीजन के हिसाब से 1.5 घंटा तो मिनिमम उस टॉपिक के अंदर आपको लगेगा। जहां पे कम टाइम की रिक्वायरमेंट है वहां हम कम समय दे रहे हैं, इसके बाद जहां थोड़ा सा अपन को टाइम देना है तो वहां समय देने में कोई हमको संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आज की ये क्लास। ये दावा है मेरा कि इस क्लास को अगर आपने पूरा अच्छे से देखा है नॉर्मल स्पीड के ऊपर, तो इसके बाद फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत जाने की संभावना न के बराबर हो जाती है। क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम लोग आपके लेकर आए, जहां जहां तक एग्जामिनर जा सकता है, जितना कुछ वो सोच सकता है, मात्र 24 प्रश्नों की मदद से। ठीक है, आप सोचिए 24 प्रश्नों के अंदर सारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन आज खुद ही मैं बैठा और मैंने ये स्लाइड सारे 25 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से डिजाइन किए हैं जहां पर सारी चीजें जो है वो आपके लिए कवर हो जाए। तो निश्चित तौर पर ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली आगे आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। शुरुआत करते हैं तो नए स्टूडेंट्स जो भी आए हैं, टीए में जो है वो एक बहुत अच्छी पहल है यूट्यूब के लिए फ्री एजुकेशन के फील्ड में, जहां पर हम लोग एमसीक्यूज की हेल्प से या फिर अगर हमको लग रहा है कोई कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पर 1-2 मैराथन लेके हम बहुत अच्छा कंटेंट जो है कम समय के अंदर प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन पर भी ये एक बेहतर कंटेंट जो है वो उन तक जा सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं हम। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको एक बार पुनः रिवाइज करवा लूं, हमने अंतिम क्लास के अंदर क्या किया है और आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहां देखना, फिगर्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है आपका, फिगर्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये जो है इसके अंदर फिगर्स का वीडियो हम आपको पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की। ठीक है, ये दोनों अपने आप में अलग टॉपिक है और उनको पढ़ने का अप्रोच जो है वो भी हमारा अलग होना चाहिए और बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ हम लोग आपके लिए टॉपिक लेकर आए। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर 1-2 बात आई थी कि स्पेलिंग के अंदर 1-2 जगह पे थोड़ी मिस्टेक थी, तो वो ऑब्वियस बात है। देखिए, रीजन ये है कि हर जगह पे आप जो कंटेंट है वो तैयार करने वाला भी मैं खुद हूं, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है काम का।
क्योंकि वो स्लाइड्स वगैरह तैयार करना, यहाँ ऐसा नहीं है कोई डिजिटली अपने पास टीम है जो बैठ के अपना काम कर रही है, नहीं, हाथों हाथ सारा काम मुझे ही करना होता है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा बर्डन ज्यादा होता है उनका। तो कहीं पर अगर एक दो चीजें हो जाती है तो उसको आप माइंड ना करें, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कंटेंट के अंदर आपको कोई चीज गलत प्रोवाइड करा रही है, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये होना चाहिए कि कहीं पर अगर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो वो अपनी ओर से भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये आज के जो क्वेश्चन है सारे के सारे, इनके अंदर हम थोड़ा सा समय देंगे एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि रीजन है इन सारी चीजों को, इन चारों के चारों ऑप्शन को हम लोग कवर भी करेंगे, और क्या क्या उसके अराउंड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन चार ऑप्शन से रिलेटेड, और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां देखना, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट सोनेट वॉज संग विथ। यहां पे ये पूछा जा रहा है, जो आपकी एक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दे रखा है सोनेट के बारे में, ठीक है। सोनेट के बारे में ये पूछा गया है कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ सोनेट गाई जाती थी। ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर इससे पहले सोनेट की बात करें, हम सोनेट के बारे में एक दो चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। सोनेट जो है ये एक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, ठीक है, फॉर्म ऑफ लिटरेचर है सोनेट, और सोनेट होती है पोएट्रीज बेसिकली, है ना, ठीक है। पोएट्री जो है उसका एक पार्ट होता है सोनेट, क्योंकि पोएट्री को अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं, उसका पार्ट होता है एलिजी भी उसका पार्ट होता है, ओड भी उसके अंदर आती है, इसके बाद आपके लिरिक्स जो है वो भी उसके अंदर आ जाती है, और बैलेड, ये सारे पोएट्री के पार्ट है। और सोनेट जो है ये बेसिकली इट इज अ पोम ऑफ 14 लाइन, ठीक है। ये 14 लाइन की एक क्या होती है, पोएम होती है, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो जाए आपके लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा, ये लिखी जाती है आम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है, आम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी जाती है। थोड़ा क्लियर कर लेता हूं मैं इसको। आम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इसके बाद इस सोनेट के दो टाइप होते हैं, उनमें से सबसे पहला सोनेट है हमारा इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट, और सेकेंड टाइप होता है इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट, ठीक है। इटालियन सोनेट को ही हम बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट जो है वो इटालियन सोनेट का ही एक नाम है, ठीक है, क्योंकि अर्लीस्ट राइटर थे पेट्रार्क जिन्होंने सोनेट लिखी थी। और इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है, शेक्सपियरन सोनेट ये भी हम कहते हैं। तो ये चीजें हैं सोनेट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद प्राचीन समय में जो सोनेट है उसको गाया जाता था, ठीक है, और ये सोनेट गाई जाती थी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिसको हम कहते हैं ल्यूट और मैंडोलिन, ठीक है। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने थी इस सोनेट के बारे में, जो इस क्वेश्चन के अराउंड इंफॉर्मेशन बन सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ल्यूट और मैंडोलिन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और है, यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट और दे रखा है आपको लायर, ठीक है। ये लायर जो है इसके साथ गाई जाती है लिरिक, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन और आपके ध्यान में रखा है, लिरिक दे नहीं रखा है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है हार्प और फिडल भी है, क्या, ठीक है, बैलेट का क्वेश्चन बनेगा वहीं पर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है सोनेट के बारे में जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप देखिएगा जैसे जैसे आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव होता जाएगा, और बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक की जितनी भी जानकारी उस क्वेश्चन की आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी कवर होगी, ठीक है। अब यहां पे देखना, हु वर द अर्लीस्ट सोनेटियर्स, मतलब सबसे पुराने सोनेटियर्स जिन्होंने स्टार्टिंग में सोनेट लिखना शुरू किया था, उनमें से कौन कौन लोग हैं। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जो सोनेट के दो टाइप है, पेट्रार्कन सोनेट और जिसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और उसके बाद इंग्लिश सोनेट।
अब इन दो सोनेट के अंदर भी पेट्रार्कन सोनेट है वो पुरानी है, ठीक है, और पेट्रार्कन सोनेट के अंदर स्टार्टिंग में लिखने वाले जो राइटर्स थे उनका नाम था दांते एंड पेट्रार्क। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। शेक्सपियर और मिल्टन इन्होंने भी बाद में सोनेट लिखी थी, स्पेंसर ने भी एक तरीके का स्टिंजा का भी डेवलपमेंट किया था, पर आपके लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि दांते एंड पेट्रार्क, यहां पे बात हो रही है सोनेट की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक सोनेट, हम इंग्लिश सोनेट की भी बात नहीं कर रहे, पेट्रार्कन सोनेट की भी बात नहीं कर रहे। सीधी सी बात है कि सोनेट जो है वो स्टार्टिंग में किसने लिखना शुरू किया था, तो फिर ये दांते एंड पेट्रार्क, दे वर अर्लीस्ट राइटर्स ऑफ सोनेट, ठीक है। ये आपके लिए जानकारी है, इसको भी आप लोग याद रखें। तो ये क्वेश्चन हो गया सोनेट से रिगार्डिंग। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच कलेक्शन द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट, ये ध्यान रखना, द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट, यहां पे देखना है, हम पेट्रार्कन सोनेट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट इंग्लिश सोनेट से उनकी बात कर रहे हैं, वर अपीयर्ड, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखना, पहला है मेसालनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, निश्चित तौर पर ही आंसर भी हमारा यही होने वाला है। पहली बार इंग्लिश सोनेट एक कलेक्शन के अंदर अपीयर हुई थी और उस कलेक्शन का नाम था मेसालनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसके बाद सोनेट 1609 ये लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है, ये याद रहे आपको, विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा था सोनेट 1609। देखो दोनों का टाइटल एक ही था, शेक्सपियर ने भी इसी टाइटल से लिखी थी और इसके बाद इन्होंने भी इसी टाइटल से लिखी थी, बस यहाँ पे ईयर जो है उसका डिफरेंस हो जाएगा। शेक्सपियर का पब्लिकेशन हुआ था 1609 में और जो मिल्टन ने लिखी थी वो हुई थी 1645 में, ये लिखी थी मिल्टन ने, ठीक है, ये बात याद रखें आप लोग। इसके बाद होली सोनेट्स लिखी थी 1633 में जॉन डन, ठीक है, ये बात जो है वो भी आपके लिए काम की है। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी हमको याद रखनी है। आगे बात कर रहे हैं सोनेट का ही एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ इटालियन सोनेट। दोनों सोनेट की राइम स्कीम हमको पता होनी चाहिए जहां से क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर इटालियन सोनेट जो है उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए इटालियन सोनेट है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, यहां थोड़ा सा एडिशनली इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जो इटालियन सोनेट है, ठीक है, जिसी को हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, इटालियन सोनेट है उसको लिखने का प्रारूप जो होता है, जो 14 लाइंस होती है, वो एक तो ऑक्टेव में डिवाइड होती है और एक होता है सेस्टेट, ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखें आप, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ठीक है। ऑक्टेव क्या होता है, ये 8 लाइन का स्टेंजा होता है और ये हमारे पास 6 लाइन का स्टेंजा होता है, ठीक है। सेस्टेट और ऑक्टेव, ये दो चीजें याद रखें आप। इटालियन सोनेट दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसके बाद इस ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो क्या होती है, इसको थोड़ा सा आप देख लें। ये राइम स्कीम होती है इसकी ए बी बी ए, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वार्टरन जो होता है उसकी राइम स्कीम होती है, जो सेकेंड क्वार्टरन होता है उसकी राइम स्कीम भी यही होती है, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई कुल अपना जो ऑक्टेव है, दो दो क्वार्टरन की ये राइम स्कीम होगी इटालियन सोनेट के अंदर। सेकेंड हम बात करें जो सेस्टेट है अपना, इसकी जानकारी में आप देख लें तो यहां पर जो राइम स्कीम आपको देखने को मिलेगी वो सी डी, सॉरी इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम, ये जानकारी आपकी रहेगी सी डी ई और सी डी ई, ये इस तरीके से डिवाइड होगी। तो इटालियन सोनेट की राइम स्कीम जो है वो हमारे पास ये रहेगी ए बी बी ए सी डी ई, ये रहेगा हमारा ऑक्टेव और ये रहेगा सेस्टेट, ठीक है, ये जानकारी याद रहे आपको। इसके बाद यहीं पर आपको जो शेक्सपियरन सोनेट है जिसको हम इंग्लिश सोनेट बोलते हैं उसकी राइम स्कीम ये रहती है, ठीक है। इसका डिवीजन थोड़ा देख लेते हैं हम, जो इसको थोड़ा मैं ब्लर हटा के जो शेक्सपियरन सोनेट है उसकी बात मैं कर लेता हूं। इंग्लिश सोनेट भी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। जो इंग्लिश सोनेट है
उसके बारे में क्या जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसा आप ये वाली जो राइम स्कीम देख रहे हैं, 3 तो क्या है, क्वाट्रेन है, इसमें 3 होते हैं, क्वाट्रेन्स होते हैं, और जो एक यहां पे होता है आपका कपलेट। ये जानकारी आपको याद रहे कि जो इंग्लिश सोनेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जहां पर 3 तो होते हैं क्वाट्रेंस जो 4 लाइन स्टिंजास होते हैं, और एक होता है कपलेट जो 2 लाइन स्टिंजा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो अपने 3 क्वाट्रेन है उनकी राइम स्कीम ये रही, अगर आप देखेंगे तो ए बी ये फर्स्ट क्वाट्रेन की राइम स्कीम है, ये सेकेंड क्वाट्रेन की है, ये थर्ड क्वाट्रेन की है, ठीक है। और ये जो है ये आपका अंतिम जो कपलेट है उसकी राइम स्कीम ये है। तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये ध्यान रखें आप। इसके बाद सोनेट के बारे में एक और चीज है जो भी आप थोड़ा सा देखें, सोनेट के अंदर आप एक वर्ड सुनेंगे वोल्टा, ठीक है। वोल्टा क्या होता है, ये चेंज ऑफ मूड ऑफ पोएट, ये ध्यान रखें, पोएट का मूड चेंज होता है। ये कब होता है, जैसे ही हम 8th लाइन पूरी सोनेट की पढ़ जाएंगे और 9th लाइन पे हम आते हैं, तो 8 लाइन के बाद अगर होता है वोल्टा, जहां पर राइटर का मूड जो है वो चेंज होता है। जैसे कि मानो अगर उन्होंने इनिशियल 8 लाइंस के अंदर कोई प्रॉब्लम उठा रखी है, तो आगे की लाइंस के अंदर उसका सॉल्यूशन दे रखा होता है। ये जानकारी आपके ध्यान में रहे कि वोल्टा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है सोनेट के बारे में, आप देखें कर्टल सोनेट होती है, ठीक है। कर्टल सोनेट क्या होता है, सोनेट को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। ये 10.5 लाइन की सोनेट होती है, ठीक है, 10.5 लाइन सोनेट। और ये सोनेट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था एक मॉडर्न राइटर हैं जिनका नाम है G.M. हॉपकिंस, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इतनी सारी जानकारी आपके लिए और है सोनेट के बारे में। तो एक बार मैं इस पूरे पोर्शन को रिवाइज करवा लेता हूं, सोनेट के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि सोनेट 2 टाइप की होती है, एक होता है इंग्लिश सोनेट और दूसरा होता है इटालियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम है शेक्सपियरन सोनेट, और उसके बाद जो इटालियन सोनेट है उसका नाम है पेट्रार्कियन सोनेट, ठीक है। सेकेंड हमने देखा कि उसकी राइम स्कीम जो है वो क्या क्या होती है। तो इटालियन सोनेट की राइम स्कीम जो है वो आपके सामने रहेगी ए बी बी ए सी डी, इसको आप अब्बा अब्बा सी डी इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये राइम स्कीम किसकी हो जाती है, शेक्सपियरन सोनेट की। इसके बाद हमने देखा कि जो पेट्रार्कन सोनेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जहां पे एक तो होता है ऑक्टेव जो 8 लाइन का स्टिंजा हो गया, दूसरा होता है सेस्टेट जो क्या है हमारे पास 6 लाइन का स्टिंजा है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो शेक्सपियरन सोनेट है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, जहां पर पहला रहेगा 3 क्वार्टरन रहेंगे वहां पे जिनकी राइम स्कीम ये रहेगी ए बी सी डी ई एफ, और उसके बाद लास्ट में कपलेट होगा जिसकी राइम स्कीम हो जाएगी जी और जी। तो ये इतनी सारी जानकारी आपके लिए सोनेट के बारे में, तो इनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु वर द 2 अर्लीस्ट इंग्लिश सोनेटियर्स, ये एक और ध्यान रखें, है ना। स्टार्ट जो अर्लीस्ट इंग्लिश सोनेटियर्स हैं वो कौन कौन थे, ठीक है। पहले हमने बात करी कि दांते एंड पेट्रार्क जो हैं वो सोनेटियर्स थे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश सोनेटियर जो स्टार्टिंग में जिन्होंने बहुत अच्छी सोनेट्स लिखी हैं वो कौन है। तो फिर इसका आंसर सीधा है, डॉट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसका आंसर हो जाएगा टॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे। ये 2 आपके लिए हो जाएंगे राइटर जिनका कलेक्शन आया था। तो टॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे ये स्टार्टिंग के अर्लीस्ट इंग्लिश सोनेटियर्स थे, ठीक है, इतना ध्यान रखें। मिल्टन एंड शेक्सपियर इन्होंने भी सोनेट्स के टाइटल से सोनेट लिखी है, स्पेंसर एंड जॉर्डन को भी इन्होंने भी सोनेट्स लिखी हैं, और टॉमस वॉट ये ही जो है वो थोड़े अर्लीस्ट हैं इनसे। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम सीधे आएंगे इनके एग्जांपल्स के ऊपर। देखिए क्या क्या कितनी सोनेट याद रखनी है, यूं तो खूब सारी सोनेट्स हैं और उतनी आप याद रख भी नहीं पाएंगे। और बेसिकली समस्या यही है कैंडिडेट्स के साथ कि सर हम कितना पढ़े, जितना पढ़े उतना हमारे लिए कम होता है, हमको इस बात का एहसास होता है। तो देखिए आप जिस समय आप रेंज क्रॉस करेंगे ना, तो उस समय आपके पास ये बात आएगी कि यार हमारा वाकई में हम जो पढ़ रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं। हर एग्जाम की एक रेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है। खूब ज्यादा पढ़ने जा रहे हैं, पीछे का पूरा साफ होता जा रहा है, क्या क्या पढ़ा पता ही नहीं है आपको, तो फिर ये दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं आप खुद के लिए। आपको जरूरत है
कम मैटर पड़े और उसके ऊपर बहुत अच्छी कमांड हो। जैसे यहाँ सोनेट की 4 एग्जांपल मैं लेकर आया हूँ, आप इन 4 एग्जांपल को बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाए, हो सकता है इनमें से आपको एक आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए। बाकी आपकी इच्छा है, खूब सारी रेफरेंस बुक है, जितनी चाहे उतनी याद करो, अगर आपका दिमाग आपका हेल्प करता है तो उसके अंदर, ठीक है। बाकी ये जो है इनको तो निश्चित तौर पर आप याद करके जाए, ये बहुत काम के एग्जाम्पल्स है सारे के सारे। इसमें आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ये देखना है इनमें से कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है। देखिए ये जो क्वेश्चंस बनाए गए ना आपके लिए, ये इस पैटर्न से बनाएंगे कि आपका सारा पोर्शन रिवाइज हो जाए, ठीक है। एक बात ये क्लियर रहे आपके मन में, यहाँ पे जो है जो 3 सही है वो आपको याद करने, और चौथा इनकरेक्ट है उसको मैं बता दूंगा, तो ये 4-5 चीजें आपको याद कर लेनी है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ये एक सोनेट का कलेक्शन है जो फिलिप सिडनी का है, बिल्कुल ठीक बात कही है। फिलिप सिडनी का एक कलेक्शन आया था सोनेट का जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोफल एंड स्टेला। सेकंड है एमोरेटी स्पेंसर का कलेक्शन है, ये सोनेट का कलेक्शन है, बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्ट है। होली सोनेट्स जॉन डन ने लिखी थी 1633 में, ये भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, ये भी ठीक बात है। सोनेट 1645 शेक्सपियर, ये गलत हो गया यहां पे, क्योंकि जो 1645 सोनेट्स हैं ये लिखी थी मिल्टन ने, ठीक है, और ये लिखी थी मिल्टन ने। और उसके बाद जो शेक्सपियर ने कौन सी सोनेट्स लिखी थी, तो सोनेट्स 1609 ये लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, और ये जो लिखी थी सोनेट 1645 ये लिखी थी मिल्टन ने। तो ये सारे 4-5 एग्जांपल्स हो गए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला फिलिप सिडनी, एमोरेटी बाय स्पेंसर, होली सोनेट्स बाय जॉन डन, सोनेट 1645 मिल्टन, एंड शेक्सपियर ने लिखा था सोनेट 1609, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शेक्सपियर ने अपनी मोस्ट ऑफ सोनेट्स जो हैं वो किसको एड्रेस करी है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो उनकी जो सोनेट्स हैं वो एक डार्क लेडी है जिनको एड्रेस की गई है, तो ये याद रखें आप थोड़ा सा, अपने जो भी जानकारी है उसके अंदर इसको भी आप ऐड कर लें। तो सोनेट्स के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी थी, ठीक है। अच्छा, अब हम बेलेट के ऊपर आगे, उससे पहले एक बार फिर से इन सारे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। देखिए मैंने बोला है इस क्लास के अंदर सारी चीजें आपको याद करवा के जाऊंगा, कोई भी इश्यू नहीं आएगा, है ना, इसके संबंधित। अब देखिए ये सारा है, आप देखोगे विच इंस्ट्रूमेंट सोनेट वो संग विच, सोनेट को कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता था, तो फिर इसका आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, ल्यूट और मैंडोलिन, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि लायर के साथ हम किसको गाते हैं, लिरिक को। इसके बाद हमने देखा कि सोनेट के 2 टाइप होते हैं, इटालियन सोनेट होता है और एक इंग्लिश सोनेट, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमने बात करी कि इटालियन सोनेट जो है उसी को हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, और इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरन सोनेट कहते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, 14 लाइन की एक पोएम होती है, इतनी बात हमने करी। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे हु वर द अर्लीस्ट सोनेटियर्स, तो अर्लीस्ट सोनेटियर्स कौन कौन थे, एक तो दांते थे और सेकंड कौन थे, पेट्रार्क। फिर हमने बात करी इन विच कलेक्शन द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट, पहली इंग्लिश सोनेट जो है वो किसके द्वारा, ये कौन सा कलेक्शन था, तो उसका आंसर हो जाएगा मिसैलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ठीक है। फिर हमने बात करी सोनेट 1609, ये लिखी विलियम शेक्सपियर ने, सोनेट 1645 ये लिखी मिल्टन ने। फिर होली सोनेट्स की बात करें 1633 में, तो ये जॉन डन ने लिखी थी, ठीक है। व्हाट इज द राइम स्कीम, तो राइम स्कीम हमने बात कर ली, ये इटालियन सोनेट की राइम स्कीम है और ये इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम है। ये अब्बा अब्बा सीडीई सीडीई ये राइम स्कीम रहेगी आपकी इटालियन सोनेट की। इसके बाद एबी एबी सीडी सीडी ईएफ ईएफ जी जी ये आपकी राइम स्कीम हो जाएगी शेक्सपियर की, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश सोनेट का डिवीजन हमने देख लिया, 3 क्वार्टरन होते हैं और एक कपलेट होता है। फिर हमने बात करी जो आपकी इटालियन सोनेट होती है उसमें एक ऑक्टेव है और उसके बाद एक सेस्टेट है, ठीक है। फिर हमने बात करी वोल्टा के बारे में, जब 8 लाइन के बाद राइटर का मूड चेंज होता है, कोई इश्यू का वो सॉल्यूशन देता है, तो वो क्या होता है आपका वोल्टा होता है, मींस चेंजिंग ऑफ मूड ऑफ राइटर। इसके बाद कर्टल सोनेट क्या होती है, 10.5 लाइन की सोनेट होती है जो जीएम हॉपकिंस लेकर आए थे, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है सोनेट का। इतनी सारी जानकारी हमने देखी, फिर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी हैं सोनेट के, तो ये भी आप याद रखें। मिल्टन एंड शेक्सपियर, ये आपके टॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे, ये भी स्टार्टिंग के सोनेटियर्स थे इंग्लिश में। फिर आपके पास इनकरेक्ट मैच मैंने आपको ढूंढने के लिए बोला था, तो ये आपका इनकरेक्ट मैच हो जाएगा इसमें, जो सोनेट 1645 है ये किसने लिखा था, मिल्टन ने लिखा था, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके काम की है, तो एक बार आप इन सारी स्लाइड्स को देख लें, और स्पेशली इन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, ठीक है। याद कर लें इनको बहुत अच्छे से।
हाँ जी, तो चलिए, ये सारी जानकारी आपके लिए होगी सोनेट की। अब हम बात कर रहे हैं जो नया फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, उसका नाम है बैलेड। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में है, लेकिन इन सारी चीजों को हम इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रिटेन रह सके। ठीक है, अब देखना बैलेड के बारे में कुछ चीजें हैं। बैलेड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बेलेयर, ये याद रखें, विच मीन्स टू डांस। बिल्कुल ठीक बात है ये। सेकेंड, इट्स सब्जेक्ट्स आर डीड्स रादर देन थॉट्स, ये भी ठीक बात है। इसके सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डीड्स होते हैं बजाय कि थॉट्स के। नेक्स्ट, सम सब्जेक्ट्स ऑफ बैलेड्स आर, इसके कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, कोई एडवेंचर पे लिखी जाती है ये, सुपर नेचुरल इंसिडेंट होते हैं इसमें, लव एंड वॉर, हीरोइक एक्सप्लॉइट्स और हेट एंड पीटी, तो ये भी ठीक बात है। इट इज टेक्निकली हार्डर देन लिरिक, यहां पे कुछ थोड़ा सोचने वाली बात है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इन तीन चीजों को एक बार बहुत अच्छे से आप लोग याद करें, और बिल्कुल बैलेड के बारे में ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, और इसमें चौथे में मैं आपको बता देता हूं क्या चीज हो रही है इसमें। इसमें ये जो टेक्निकली हार्डर देन लिरिक है ना, ऐसा नहीं होता है। लिरिक इज टेक्निकली हार्डर देन बैलेड, तो ये बात याद रखनी है। लिरिक इज टेक्निकली हार्डर देन बैलेड। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। ये तीन इंफॉर्मेशन जो आपके लिए स्टार्टिंग में दे रखी है वो सारी की सारी ठीक है। जहां पर हमने बात करी है बैलेड जो है वो कौन से वर्ड से आया है, बैलेयर से, जिसका मीनिंग होता है टू डांस। इट्स सब्जेक्ट्स आर डीड्स रादर देन थॉट्स। इसमें क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कोई पोम होती है, उसमें कवि जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, अब उसके मन में क्या चल रहा है, उन सारी चीजों को वो अपने रीडर्स के सामने लेकर आता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यहां क्या होता है, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भाई किसी इंसान ने काम क्या किया है सर, या फिर कोई ऐसी स्टोरीज होती हैं, माइथोलॉजी से संबंधित कहानियां होती है, किसी ग्रेट नोबल पर्सनालिटी का कोई ऐसा बड़ा नोबल एक्ट होता है, उसके बारे में बात होती है। इसके बाद कोई इंसान है, उसके स्ट्रगल से संबंधित कोई बात होती है, वो भी नोबल कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी चीजें बजाय विचारों के इसमें एक्शंस को महत्व दिया जाता है। इसके सब्जेक्ट्स आप ध्यान रखें क्या क्या है इसके सब्जेक्ट। एडवेंचर्स होते हैं इसमें सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। सुपर नेचुरल इंसिडेंट है, लव एंड वॉर जो है वो भी इसका सब्जेक्ट है, हीरोइक एक्सप्लॉइट्स भी इसका सब्जेक्ट है, हेट एंड पीटी ये भी इसका सब्जेक्ट है। इट इज टेक्निकली हार्डर देन लिरिक, ये बात गलत थी तो हमने इसको गलत कर लिया है। लिरिक इज टेक्निकली हार्डर देन बैलेड, ये बात है। लिरिक को लिखना थोड़ा सा बैलेड से ज्यादा मुश्किल है, बाकी बैलेड को लिखना आसान है। और बैलेड्स बेसिकली ये गाई जाती हैं क्या, ठीक है, और इसको किसके साथ गाया जाता है, तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट आप याद रखें, हार्प और फिडल के साथ उसको गाया जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। तो बैलेड के बारे में देखिए, एक बात मैं क्लियर बता दूं, बैलेड के बारे में कितना पढ़ना है। बैलेड के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं और है भी नहीं क्या। ये जो 5-6 लाइंस में मैंने आपको उसके फीचर्स बता दिए, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, दे आर इनफ। और कोशिश की है मैंने फिर भी उसके 1-2 एग्जाम्पल्स आपके सामने रख लिए जाए। मानो अगर एग्जामिनर वहां तक चल जाता है तो फिर वो वहां से भी पूछे तो आपका सवाल जो है वो कभी गलत नहीं होगा। इन 3 को बहुत अच्छे से याद रखें आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि भाई बैलेड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इट इज जनरली रिटन इन बैलेड मेजर यूजिंग ए क्वार्टेन विद आयम्बिक मीटर, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो बैलेड को लिखा जाता है, एक बैलेड का जो मेजर होता है जिसमें क्वार्टेन्स में लिखी जाती है ये, ठीक है, क्वार्टेन्स में लिखी जाती है। और जनरली क्या होता है, जनरली ये आयम्बिक मीटर में लिखी जाती है, आयम्बिक मीटर में लिखी जाती है। इसके बाद इसका जो स्टिंजा का फॉर्म होता है, जैसे ये हमारा एक क्वार्टेन हो गया, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड लाइन जो है, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ये दोनों राइम करेंगी इसमें, और सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो भी ये भी राइम करेगी, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये भी कर सकती है। तो लेकिन इसका मेजर ये है कि आयम्बिक मीटर में लिखी जाती है और क्वार्टेन में लिखी जाती है, और इसको बिल्कुल इजीली गाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है,
इट इज जनरली रिटन बैलेड इन बैलेड मेजर यूजिंग अ क्वार्टरन विद आयम्बिक मीटर। अ बैलेड इज पर्सनल इन ट्रीटमेंट। देखते हैं क्या है इसमें आगे। बेसिकली दीज वर सung बाय वैंडरिंग सिंगर्स विद द हेल्प ऑफ हार्प और फिडल। देखो प्राचीन समय में क्या होता था कि जो वेंडरिंग सिंगर्स होते हैं, ठीक है, जो घूमते रहते थे और इधर उधर घूमकर गाना गाते थे, तो ये जो सिंगर्स थे ये इसको गाते थे एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, हार्प और फिडल। ठीक है, ये इसका नाम है, ये ध्यान रखिए आप। अब हार्प और फिडल की बात आ गई तो एक बार फिर से रिवीजन करवा लेता हूं मैं आपको। तो ल्यूट और मैंडोलिन के साथ क्या गाया जाता था, तो फिर उसका आंसर रहेगा सोनेट। ठीक है, इसके बाद लायर के साथ क्या गाया जाता है, वैसे है नहीं आपके सिलेबस में लिरिक, फिर भी आप याद रखें। लायर के साथ तो गाया जाता है लिरिक, और हार्प और फिडल के साथ तो गाया जाता है ये अपना बैलेड। सम फेमस बैलेड्स आर, इसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल भी यहां पर इंक्लूड कर लिए हैं, जैसे रॉबिन हुड, फिर द स्पेनिश आर्माडा, फिर है द बेब्स इन द वुड, और इसके बाद है ला बेल डेम सेम्स मर्सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये लिखी थी जॉन किट्स ने, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है। तो ये सारी जानकारी है, लेकिन ये दोनों भी सही बात है, यहाँ पे वेंडरिंग सिंगर्स गाते थे इनको, और ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो बात लिखी है सेकंड स्टेटमेंट को पढ़े। अब बैलेड इज पर्सनल इन ट्रीटमेंट, बिल्कुल गलत बात है सर। व्यक्ति अपने निजी विचारों को व्यक्त नहीं करता है, मैं क्लियरली आपको बता चुका हूं। ये जो इसका पैटर्न होता है वो इम्पर्सनल होता है। यहां पर किसी हम और इंसान की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर घटना की बात करते हैं, कोई एडवेंचर की बात करते हैं, या फिर कोई ऐसा सुपरनेचुरल इंसिडेंट है उसकी बात करते हैं। एक इंसान अपने थॉट्स के साथ इन चीजों को नहीं बताता है। सो इट शुड बी क्लियर दैट अ बैलेड इज इम्पर्सनल इन ट्रीटमेंट। ये कैसी होती है, पर्सनल नहीं होती है, ये होती है इम्पर्सनल होती है। ठीक है, तो ये आपके सारे सामने सारे के सारे बैलेड के फीचर हो जाते हैं, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हो जाते हैं। तो सोनेट के बाद हमने बैलेड की बात करी। बैलेड के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये एक शब्द से बनता है जिसका नाम है बैलेयर। इट सब्जेक्ट्स आर डीड्स रादर देन थॉट। इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो किसी इंसान के कार्य होते हैं, ना कि उसके विचार। फिर हमने कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर ली, एडवेंचर, सुपरनेचुरल इंसिडेंट, लव एंड वॉर, हीरोइक एक्सप्लॉइट्स, द हेट एंड पिटी। इसके बाद इट इज टेक्निकली हार्डर, नो, लिरिक इज टेक्निकली हार्डर देन बैलेड। फिर ये बात करी। फिर हमने देखा जनरली रिटन इन बैलेड मेजर, जहां पे हम एक क्वार्टरन और एक आयम्बिक मीटर के साथ इसको लेते हैं। अ बैलेड इज पर्सनल, नो, इट इज इम्पर्सनल इन ट्रीटमेंट। बेसिकली दीज वर सॉन्ग बाय वेंडरिंग सिंगर्स विद द हेल्प ऑफ हार्प और फिडल, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके बाद सम फेमस बैलेड्स, रॉबिन हुड, द स्पेनिश आर्माडा, द बेब्स इन द वुड, ला बेल डेम सेम्स मर्सी। ठीक है, ये बात है। अच्छा देखना, मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर इस क्लास के अंदर सारा कंटेंट आपको याद करना है तो बिल्कुल आप इस क्लास को उसी तरीके से देखें जिस तरीके से मैं आपको इसे दिखाना चाह रहा हूं। अभी आप क्या करेंगे, जैसे ये सारे के सारे मैंने बताया आपको, 2 फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हमने पढ़े। ठीक है, आपको मैं 10 सेकंड का समय दूंगा हर एक स्लाइड के ऊपर, एक बार उसको वापस देख ले आप लोग। ठीक है, और बिल्कुल पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप स्पीड करके उसको देखना छोड़ दें, आप इसको अच्छे से पढ़े एक बार। जैसे पहले पेज के ऊपर क्या क्या लिखा है, आपके पास 5-10 सेकंड का समय है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आपका कांस्टेंट रिवीजन होता रहेगा रेगुलर इंटरवल के ऊपर, तो चीजें याद रहेंगी, वरना इसी तरीके से भूल जाने वालों जैसे पहले वाली चीजें भूल गए हो आप। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। ये पहली लाइन होगी। सेकंड देखें यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये भी सारी की सारी काम की आपके। थर्ड, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि रिवीजन हो सके आपका। अच्छा, हाथों हाथ रिवीजन हो जाएगा तो चीजें याद रहेंगी आप। ये एग्जाम्पल्स को देख ले एक बार अच्छे से। बैलेट्स के फीचर हैं, इनको भी एक बार आप पढ़ ले अच्छे से, याद रह जाएंगे आपको। इसके बाद लास्ट में आपके सामने ये सारी चीजें हैं। तो ये यहां तक आते आते 2 फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पूरे होते हैं हमारे। फिर हम आते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर पे। मैं आपको बता रहा हूं जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इन 2 फॉर्म ऑफ लिटरेचर के बारे में दी है, इट इज मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी, है ना।
इससे ज़्यादा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे आपका काम हो जाएगा। इतने सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, विद ओनली हेल्प ऑफ 9 और 10 क्वेश्चंस वी हैव डन इट। ये हम सॉरी 8 क्वेश्चंस में वो सारे के सारे फीचर्स और उसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। एलईजी पर आते हैं हम, ठीक है। एलईजी का फीचर इसमें क्या है ये देखते हैं हम। A poem that mourns the death of someone who was beloved of someone, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक लैमेंटेशन होता है, मोर्निंग होती है यहाँ पे। किसी राइटर का कोई करीबी जब मर जाता है तो उसके बाद उसकी याद में लिखा गया, उसके मॉर्निंग में लिखा गया वर्क जो है वो क्या कहलाता है, एलिजी कहलाता है, ठीक है। तो विलाप का तरीके से गीत होता है, जैसे लैमेंटेशन, ठीक है, लैमेंटेशन सॉन्ग, बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन ठीक है। थर्ड है इट्स टोन इज सोलेम एंड मेडिटेटिव, बिल्कुल ठीक बात है। सोलेम का अर्थ होता है गंभीर, है ना, इसकी टोन जो है वो थोड़ी गंभीर होती है। भाई सीधी सी बात है, ये कोई शादी विवाह का उत्सव तो है नहीं, अगर उसके ऊपर लिखेंगे तो इंसान खुश होकर लिखेगा। भाई किसी की मौत पे अगर लिख रहा है तो उसकी टोन निश्चित तौर पर ही गंभीर होने वाली है, ये बात ध्यान रखें। मेडिटेटिव मतलब थोड़ा ध्यान करने वाली होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखें। एन एलिजी मोर्न्स द डेथ ऑफ समवन हु वाज बिलव्ड ऑफ समवन, बिल्कुल ठीक बात है। पहला इन्फॉर्मेशन ये जो ऑप्शन है वो लैमेंटेशन सॉन्ग, ये भी ठीक बात है, लैमेंटेशन होता है इसमें। इट्स टोन इज सोलेम एंड मेडिटेटिव, ये सारी बातें ठीक है इसके बारे में। तो ये एलिजी के कुछ फीचर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम और कुछ एलिजी के फीचर्स हैं। इसमें एलिजी जो है बिगिंस ऑन अ नोट ऑफ मेलनकली, मेलनकली का मतलब क्या होता है, उदासी, ठीक है। मेलनकली का अर्थ होता है उदासी। भाई ये किससे स्टार्ट होती है, उदासी के नोट से स्टार्ट होती है। एंड एंड्स ऑन अ नोट ऑफ कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना, ठीक है। तो ये ठीक बात है कि ये उदासी से तो शुरू होती है और सांत्वना पे खत्म होती है। बेसिकली मोस्ट ऑफ एलिजीज के अंदर हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं। स्टार्टिंग में पोएट का मूड जो है वो थोड़ा सा हमको उदास नजर आता है, फिर वो अंतिम में कुछ ऐसी पंक्तियां इस्तेमाल करता है जिससे वो खुद को ही सांत्वना देगा कि ठीक है चलो अब जो होना था वो हो गया। तो उस तरीके से तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन ठीक है एलिजी के बारे में। ग्रीफ इज द डोमिनेंट इमोशन इन द अर्ली पार्ट ऑफ एन एलिजी। ग्रीफ का अर्थ होता है दुख, क्या होता है, तो ये ग्रीफ जो है इसका अर्थ होता है दुख। तो एलिजी के अर्ली पार्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया मेलनकली, उदास होना, दुखी होना, ये जब एक एलिजी स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर राइटर थोड़े से ग्रीफ में होता है। तो बिल्कुल ठीक बात बता रखी है, ग्रीफ इज द डोमिनेंट इमोशन, डोमिनेंट मतलब प्रभावी एक भाव होता है इन द अर्ली पार्ट ऑफ एन एलिजी, एलिजी के अर्ली पार्ट के अंदर। तो ये बात भी ठीक है। In pastoral elegy, the poet considers himself a shepherd and his dead friend a companion of him. देखिए एलिजी का ही एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पेस्टरल एलिजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेस्टरल एलिजी का फीचर मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो पोएट है, ठीक है, जो राइटर है वो अपने आप को मानता है एक शेफर्ड, ठीक है। शेफर्ड का मतलब गडरिया है ना, जो भेड़ चराने वगैरह जाता है, ठीक है। तो ये शेफर्ड खुद को मानता है और जिसकी डेथ हुई है, जिसकी डेथ के ऊपर वो लिखा जा रहा है, उसको क्या मानता है, अपना एक फ्रेंड मानता है। जो खुद भी क्या है, जो डेड वन है वो क्या होता है, वो भी एक शेफर्ड होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा जब ऐसी बात है तो उसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे जो एलिमेंट्स का इस्तेमाल होगा, मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर के एलिमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्रकृति के दृश्य हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं इस तरीके की सोनेट के अंदर, ये एलिजी के अंदर। इन पेस्टरल एलिजी नेचर बिकम्स द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक बात है जो हमने अभी कर ली थी। इसके अंदर जो नेचर है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है उस पर्टिकुलर एलिजी में, ठीक है। तो ये सारी बातें एलिजी के बारे में, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। तो ये देख लें आप, ये मॉन्स द डेथ ऑफ समवन हु वाज बिलव्ड ऑफ समवन, ठीक बात है। लेमेंटेशन सॉन्ग होता है, इसकी टोन जो है वो सोलेम एंड मेडिटेटिव होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बिगिंस ऑन ए नोट ऑफ मेलनकली एंड एंड्स ऑन ए नोट ऑफ कंसोलेशन, ये भी ठीक बात है।
ग्रीफ इज द डोमिनेंट इमोशन इन द अर्ली पार्ट ऑफ एन एलिजी, ठीक है, अर्ली पार्ट के अंदर ग्रीफ जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इन पेस्टोरल एलिजी द पोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ अ शेफर्ड एंड हिज डेड फ्रेंड अ कंपेनियन ऑफ हिम, ये भी ठीक बात है, अपने आप को शेफर्ड मानता है, और जो पास्टोरल एलिजी है उसके अंदर नेचर जो है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन होता है इसके अंदर, तो नेचर। ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिएगा यहां पर एलिजी के सारे एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट एलिजी है। देखिए जो क्लास पूरी देखेगा उसको निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा, क्योंकि आप अगर क्लास आधी छोड़ के चले जाते हैं तो टीचर का जो एक होता है कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन पूरी देने वाले हैं स्टूडेंट्स को, तो वो कुछ बीच में रह जाती है। ये जो आप देखेंगे यहां से आपके सारे के सारे एग्जाम्पल से एलिजी के जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। रीड दी फॉलोइंग डिटेल्स, ये देखना। अब इसमें कुछ एलिजी के नाम दे रखे हैं। पहला मैं आपको बताऊं तो लिसिदास, ठीक है, किंग एडवर्ड की डेथ पे लिखी थी जॉन मिल्टन ने, तो ठीक बात है, ये लिसिदास को लिखा था जॉन मिल्टन ने, तो ये करेक्ट है। इन मेमोरियम ये लिखा था लॉर्ड टेनिसन ने, ये भी ठीक बात है। सेकंड, थर्ड है रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड, ये भी ठीक बात है, ये जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था रग्बी चैपल। फिर है एस्ट्रोफल, ये स्पेंसर ने लिखा, ये भी ठीक बात है, एस्ट्रोफल लिखा था स्पेंसर ने। इसके बाद है एलिजी रिटन ऑन ए कंट्री चर्च यार्ड, ये लिखा था ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने, नहीं तो ये बात यहां गलत है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने जो लिखी थी ये लिखी थी एन एलिजी ऑन दी डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ये एलिजी लिखी थी ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने, और ये जो कंट्री चर्च यार्ड है ये लिखी थी टॉमस ग्रे ने। तो यहां क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें इनकरेक्ट मैच किसका है, तो हमने देखा था यही वाला एक इनकरेक्ट मैच था, तो ओनली ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिजीज के एग्जांपल्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, आपके इनको देखें अच्छे से, आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी धीरे धीरे पसंद आएगा और आप खुद कहोगे कि सर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो कवर हो रही है। इनको थोड़ा मैं याद करवा लेता हूं आपको। इसमें सबसे पहला एलिजी है लिसिदास, जिसको लिखा था जॉन मिल्टन ने। सेकंड, इन मेमोरियम लॉर्ड टेनिसन है। रग्बी चैपल लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। एस्ट्रोफल लिखा था स्पेंसर ने। एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये लिखा था टॉमस ग्रे ने। इसके बाद ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा था एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके काम की, तो इसमें ओनली ई जो है वो इनकरेक्टली मैच था, ठीक है। कुछ और है दे रखी है इसमें आपको, ठीक है, जहां पर आपके कुछ और एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे। तो एलिजी के तकरीबन हमने 8 से 10 जो फेमस एलिजीज हैं जिनके एग्जांपल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहां देखना, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। देखो मैंने बताया था स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, उसको आप कंसिडर कर ले अपनी ओर से, ठीक है। इनकरेक्ट, इसको करेक्ट कर ले अपनी ओर से। ये फर्स्ट एलिजी दे रखी है हमको थायरसिस मैथ्यू अर्नोल्ड, बिल्कुल ठीक बात है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही लिखी थी। When lilacs last in the dooryard bloomed, ये वॉट विटमैन ने लिखी थी अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर, ये बात भी ठीक है। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, ये लिखा था W.H. ओडन ने, ये भी ठीक बात है। रग्बी चैपल, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई, ये रग्बी चैपल जो है वो लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और टेनिसन ने लिखा था इन मेमोरियम, इन मेमोरियम। तो ये तो लिखा था टेनिसन ने, और रग्बी चैपल ये जो लिखी थी मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी। तो ये है कुछ थायरसिस मैथ्यू अर्नोल्ड। व्हेन लिलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड वॉट विटमैन। इन मेमोरी ऑफ W.B. इट्स W.H. ओडन। रग्बी चैपल लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, और टेनिसन ने लिखी है इन मेमोरियम। एक बार इन एग्जांपल्स को भी देख लें वापस। लिसिडस जॉन मिल्टन, इन मेमोरियम लॉर्ड टेनिसन, रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड, एस्ट्रोफल स्पेंसर ने लिखी है, एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी है, और ओनली ई जो है वो इसमें गलत था, और यहाँ पे जो गलत था वो भी हमने इंडिकेट
कर लिया है। सो आई होप सो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी तक हमने 2 से 3 फॉर्म ऑफ लिटरेचर की बात कर ली। आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी आपको, और आपको भी लगेगा कि निश्चित तौर पर ही इसको पढ़ने के बाद जो भी आपका सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो रहा है आपके लिए। ठीक है, तो हम अब आ चुके क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओड की बात कर रहे हैं हम, ठीक बात है, देख लेते हैं। लिरिकल पोम डील्स विद सम सीरियस सब्जेक्ट्स, ये भी ठीक बात है। कोई सीरियस सब्जेक्ट होता है या फिर कोई एक्सोल्टेड मैटर होता है, एक्सोल्टेड कोर्स भी होता है, तो उसके ऊपर ये डील करता है। एन ओड, ठीक है। इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये भी ठीक बात है, ये एड्रेस करता है किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को, तो ये दोनों बातें ठीक है हमारे लिए। थर्ड है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पिंडारिक ओड भी है एंड होरेशियन ओड भी है, ये बात भी ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, पिंडारिक ओड है और दूसरा है होरेशियन ओड। तो ये तीनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें लिरिकल पोम होती है, ये किसी सीरियस सब्जेक्ट पे लिखी जाती है। फिर इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, ये बात भी ठीक है। इसके बाद इट इज ऑफ टू टाइप्स, पिंडारिक ओड एंड होरेशियन ओड, और ऑल ऑफ दी अबव। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड आर पार्ट्स ऑफ, ये किसके पार्ट होते हैं? तो ये पिंडारिक ओड के पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, ये इसको ध्यान रखें, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। ये ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे बोथ एंड बी दिखा तो सीधा, कुछ स्टूडेंट्स का हैबिट होता है कि हम यहीं पे सीधा टिक कर दे, तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। आंसर होगा आपका पिंडारिक ओड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ, आई थिंक ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हाँ, रीड दी फॉलोइंग डिटेल्स। पहला है, पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, ओड ऑन दी प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, और एक ओड दे रखी है दी बार्ड। ये दोनों ओड लिखी है ग्रे ने, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है। इसको थोड़ा बड़ा मैं कर लेता हूं, ये थोड़ा ठीक दिखेगा आपको। हाँ जी, अब ठीक है थोड़ा, है ना। इसको हाँ जी, अब आइए, आई थिंक अब बहुत अच्छे से दिख रहा होगा ये। ओड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और दी बार्ड। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और दी बार्ड, ये दोनों ही लिखी है ग्रे ने, तो ठीक बात है, कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो ये दोनों ही ओड लिखी है ग्रे ने, बिल्कुल करेक्ट है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नॉट फॉरगेट दिस, है ना, इसको बोलना नहीं चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ओड टू इवनिंग, विलियम कॉलिंस, ठीक बात है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है कि विलियम कॉलिंस ने लिखी है ओड टू इवनिंग। ओड टू द वेस्ट विंड, इसको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज ओड टू वेस्ट विंड जो है वो लिखी है पीबी शैली ने लिखी है, पीबी शैली ने लिखी है ओड टू वेस्ट विंड, ये जॉन किट्स ने नहीं लिखी है। जॉन किट्स की कुछ फेमस ओड है, उनका नाम मैं आपको बता दूं, तो इन्होंने लिखा है ओड टू ऑटम। जैसे किट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां दे देता हूं, थोड़ा सा पेन को बड़ा करके। किट्स के बारे में कुछ फेमस ओड है इनकी, इनको ध्यान रखें। पहला है नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल, यहां पे मैं ओड टू नहीं लिख रहा हूं, सीधा आप देख ले, ओड टू नाइटिंगेल। इसके बाद है ओड टू ग्रेशियन अर्न, और ओड टू ऑटम, ये कुछ इंपॉर्टेंट ओड हैं जो जॉन किट्स ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद है ओड ऑन सेंट सिजिलिया डे, ड्राइडन, ठीक बात है। ओड टू पेशेंट, विलियम कॉलिंस, ये भी ठीक बात है। इसके बाद ओड टू नाइटिंगेल, यहां बता दिए मैंने आपको जॉन किट्स की है, ये भी ठीक बात है। ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टालिटी, बिल्कुल गलत बात है, डब्ल्यू.बी. येट्स ने नहीं लिखी है ये लिखने वाले हैं वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, तो इसके अंदर ये जानकारी गलत है और ये वाली जानकारी गलत है। इसमें पूछा है विच ऑफ द अबव आर इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो उसमें सी और
जी, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ इनको आप अच्छे से याद कर ले। और ये प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड ये लिखी है ग्रे ने, ओड टू इवनिंग विलियम कॉलिंस ने है, वेस्ट विंड लिखा है पीबी शेली ने, सेंट सिजिलियास डे ये लिखा है ड्राइडन ने, पेशन लिखा है विलियम कॉलिंस ने, और नाइटिंगेल को ओड लिखी है जॉन किट्स ने। इसके बाद इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी ये लिखा है वर्ड्स वर्थ ने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की है, ठीक है, इसको याद रखें आप लोग। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे ओड भी आपका क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं एक नए फॉर्म ऑफ लिटरेचर पे जिसका नाम है एपिक। एपिक के कुछ फीचर्स देखेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक का, जहां पर सारे फीचर्स हमने बताया आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर के। सेकंड हम जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स या फिर उसके और कुछ ऐसे डिटेल्स है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो वो चीज। और पहला हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक, और थर्ड हम बात कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स के ऊपर, जो ऐसे एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है जहां पर आपके ये फॉर्म ऑफ लिटरेचर एक कम समय के अंदर पूरे हो पाते हैं, ठीक है। यहाँ एपिक के बारे में ध्यान रखें। एपिक बेसिकली मैं आपको हिंदी में बता दूं तो ये होता है महाकाव्य। क्या होता है? महाकाव्य। जिस तरीके से हिंदी में भी हम देखते हैं ये महाभारत है, रामायण है, जो संस्कृत में लिखे गए हैं बेसिकली, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं महाकाव्य। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी कुछ एपिक लिखी गई है। तो ये क्या होता है? लॉन्ग नैरेटिव पोम। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत लंबी पोम होती है, अच्छी बात है। इट हैज अ सीरियस सब्जेक्ट। यहाँ पे स्पेलिंग में बता रहा था जैसा कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो इट हैज अ सीरियस सब्जेक्ट, ये बात भी ठीक है, इसका सब्जेक्ट सीरियस होता है। हाँ जी, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है? सीरियस होता है, ठीक बात है। एपिक का सब्जेक्ट जो है वो सीरियस होता है, और इसकी स्टाइल जो होती है वो हाईली एलिवेटेड होती है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें बताई जाती है। तो ये बात भी ठीक है ना? तीनों ही चीजें ठीक है। एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, ठीक बात है। इसका सब्जेक्ट होता है सीरियस होता है, ये बात भी ठीक है। इसकी स्टाइल जो वो है वो बहुत ज्यादा हाईली एलिवेटेड होती है, ये बात भी ठीक है। इट इज अबाउट द लाइफ डीड्स अचीवमेंट्स स्ट्रगल्स ऑफ अ नोबल कैरेक्टर, ये बात भी ठीक है। नोबल कैरेक्टर के बारे में होता है, जैसे हम देखते हैं रामायण महाभारत में कि भगवान राम के बारे में कोई बात बता रखी है, ठीक है। महाभारत में हम देखते हैं अर्जुन और कृष्ण की बात हम देखते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे कुछ नोबल कैरेक्टर्स होते हैं तो उनके बारे में कोई ऐसी चीज बता रखी होती है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट भी जानते हो आप, सीरियस होता है। फिर हम बात करते हैं स्टाइल जो है वो बिल्कुल हाईली एलिवेटेड होती है, ये बात भी ठीक है। और बहुत लंबी नैरेटिव पोम होती है, तो ये बात भी ठीक है। एपिक के बारे में इतने सारे फीचर्स हो जाते हैं। अब यहां पर कुछ और आपके एपिक के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये एपिक के आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला है इलियाड एंड ओडिसी, ये होमर ने लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है। ये इलियाड एंड ओडिसी जो है वो होमर ने लिखा है, ये दोनों एपिक हैं, ये ध्यान रखें। डिवाइन कॉमेडी दांते, बिल्कुल ठीक बात है, ये दांते ने लिखी है डिवाइन कॉमेडी। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड मिल्टन ने लिखा है, ये बात भी ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको निश्चित तौर पे याद करके जाए। एपिक के एग्जाम्पल्स है ये। फेरी क्वीन, ठीक बात है, स्पेंसर ने लिखी है ये। एनीड लिखी है वर्जिल ने, तो ये भी ठीक बात है। मॉर्ट द आर्थर ये लिखा है टेनिसन ने, तो बिल्कुल सारे के सारे सही है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द अबोव आर करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट आपके 30 सेकंड का समय देता हूं, इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी के सारे ये एग्जाम्पल्स। जितना क्लास के दौरान ही रिवीजन करेंगे उतना आपकी हेल्प होती रहेगी। एक बार और करवा देता हूं मैं खुद ही रिवाइज आपका। इलियाड एंड ओडिसी लिखे हैं होमर ने, डिवाइन कॉमेडी दांते, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड मिल्टन ने लिखा है, फेरी क्वीन लिखा है स्पेंसर ने, एनिड लिखा है वर्जिल ने, और मॉर्ट द ऑर्थर जो है वो लिखा है टेनिसन ने। तो ये सारे के सारे आपके करेक्टली मैच है। तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मोक एपिक क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, देखना जो एपिक होता है उसी को थोड़ा मजाकिया तरीके से बताया गया, ठीक है। इसको आप देखें, एपिक जो है
इसमें जो ये एपिक होता है वो तो होता है हीरोइक, ठीक है, और ये क्या होता है, मोक हीरोइक, थोड़ा मजाक का इस्तेमाल होता है, कुछ फनी एलिमेंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके काम की, ठीक है। पैरोडी ऑफ रियल एपिक, पैरोडी का मतलब उसका थोड़ा सा मजाकिया रूप, तो बिल्कुल ठीक बात है, पैरोडी होता है इसका, कॉपी करके उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया जाता है। रिटन इन लाइट मूड, बता दिया मैंने, थोड़ा फनी तरीके से लिखा जाता है, तो इसमें मूड जो होता है वो कैसा होता है, लाइट होता है, तो ये बात भी ठीक है। रिटन ऑन फनी एंड ट्रिवियल मैटर्स और एनी इश्यू इन अ सैटारिकल टोन, बिल्कुल सी ठीक बात है, सैटारिकल टोन में लिखा जाता है, थोड़ा फनी और ट्रिवियल मैटर्स का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे मैटर्स पे लिखी जाती है, ये बात भी ठीक है। तो ये सैटारिकल फॉर्म में लिख जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सारे के सारे, ठीक है। मोक एपिक के कुछ एग्जांपल्स आपको शायद आगे दे रखे होते हैं, ये सारे आप देख ले, ठीक है, ये सारे आपके मोक एपिक जो है उसके एग्जांपल्स है। इसमें आप देखोगे, ये कट तो नहीं रहा है, ठीक है, सब दिख रहा है आप। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, अब इसमें देखना, इसमें से इनकरेक्टली मैच कौन सा है, ये सारे के सारे मोक एपिक के एग्जांपल्स है, तो इनको हम देखेंगे। मैक फ्लैक नो, ठीक है, ड्राइडन ने लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है। बैटल ऑफ बुक्स, स्विफ्ट ने लिखा है, ये भी ठीक बात है। थर्ड बात करते हैं द डिस्पेंसरी, सैमुअल गार्थ, ठीक बात है, ये इन्होंने लिखी है। फोर्थ हम बात करते हैं द रेप ऑफ द लोक, हुजमैन, बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये लगभग सेकंड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी को याद है कि ये जो रेप ऑफ द लॉक जो है वो लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने, ठीक है, तो ये बात याद रहे आपको, रेप ऑफ द लॉक जो है वो पोप ने लिखी है। और ये तीन भी याद रखे, मैक फ्लैक्नो, ड्राइडन, बैटल ऑफ बुक्स ये लिखा है स्विफ्ट ने, और द डिस्पेंसरी जो है वो लिखा है सैमुअल गार्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये एक सटायर के ऊपर थोड़ा सा हमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, क्योंकि सटायर और आयरनी जो है वो भी लास्ट टॉपिक में रह गया था अपना, तो इसमें आयरनी जो है बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच भी हम उसको बोल सकते हैं, और सटायर जो है वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, तो इसके बारे में कुछ चीजें हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ सटायर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, आई थिंक अब थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ सटायर, सटायर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, इनमें आपको ढूंढना है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, वहां नीचे एक और हो गया, ठीक है, चलो इसको हम बाद में कर ले, पहले ये सारे के सारे हम फीचर्स देख लेते हैं इसके। इट अराउजेस रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है, थोड़ा मजाक उड़ाना, ठीक है। इट अराउजेस रिडिक्यूल और कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज के प्रति घृणा प्रदर्शित करना, और डिस्गस्ट, ये भी ठीक बात है। एट दी फॉलीज, फॉलीज का मतलब होता है किसी इंसान की मूर्खता और उसकी बुराइयां, ऑफ मैन एंड हिज इंस्टीट्यूशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन से ही आपका सटायर पूरा हो जाएगा। देखना, सटायर क्या होता है, एक वर्क होता है जहां पर जैसे आप लोग देखते हैं कहीं कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कहीं कोई इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे गवर्नमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो उसके बारे में कोई मजाकिया तरीके से अपनी बात रखना, या फिर उनके प्रति कोई कंटेम्प्ट शो करना, कोई डिस्गस्ट शो करना, और किसके लिए, उनकी जो फॉलीज है और उनकी जो वाइजेस है, फॉली का मतलब जो उनकी मूर्खतापूर्ण कोई हरकत है मानो, या फिर कोई वाइजेस का मतलब उनकी कुछ बुराइयां हैं, चाहे किसी आदमी की हो चाहे उसके इंस्टीट्यूशंस की हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, सटायर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको इसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में याद कर ले, काफी काम आएगा आपके लिए ये। द रेस्टोरेशन पीरियड इज गोल्डन एज ऑफ सटायर, बिल्कुल ठीक बात है, जॉन ड्राइडन का एज था ये, तो यहां पर हम देखते हैं ये गोल्डन एज था सटायर का, तो सटायर का सबसे इंपॉर्टेंट एज जो है, गोल्डन एज ऑफ सटायर हम किसको बोलते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड को, ये बात भी ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है ड्राइडन वॉज नॉट अ ग्रेट सटायरिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन एज, तो ये बात गलत बोली है इन्होंने, ड्राइडन वॉज अ ग्रेट सटायरिस्ट, नॉट नहीं आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारा। पोप एंड स्विफ्ट वर द ग्रेट सटायरिस्ट ऑफ द ऑगस्टन एज, ये बात ठीक है, पोप एंड स्विफ्ट जो है वो ऑगस्टन एज के इंपॉर्टेंट सटायरिस्ट थे। और सटायर कंजिस्ट, सटायर में क्या क्या चीज होती है, ठीक है, तो इसमें लिखा है
इसमें वेट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें ह्यूमर का इस्तेमाल होता है, थोड़ा मजाकिया एलिमेंट। अब देखिए जो आयरनी आपका एक स्पीच दे रखा है, फिगर ऑफ स्पीच, वो इसी का पार्ट है। सैटायर का पार्ट होता है आयरनी, है ना, थोड़ा हास्य व्यंग्य जिसको हम बोलते हैं। तो आयरनी बिल्कुल इसमें होता है, मोकरी होता है, किसी का मजाक बनाया जाता है, और थोड़ा सार्केज्म का मतलब कटाक्ष किसी के ऊपर किया जाता है। तो ये सारी बात भी ठीक है। ये सैटायर के बारे में ये 3 इंफॉर्मेशन, आप 4 इंफॉर्मेशन ठीक है। अब इसमें पूछा है विच आर ट्रू अबाउट सैटायर, सैटायर के बारे में क्या चीजें इनमें ठीक है। सी गलत है, बाकी ए बी डी और ई सही है। ए बी डी और ई ये सारे के सारे ठीक है। यहां बस ये ध्यान रखना, ड्राइडन वॉज अ ग्रेट सैटायरिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन एज। अब इनको पढ़े आप, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं और इन सारी चीजों को याद कर ले, निश्चित तौर पर एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है यहां। हाँ जी, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। अब ये देखिए सैटायर हमने बात कर ली लास्ट टाइम, जो अपना स्लाइड था उसमें सैटायर के फीचर्स की बात कर ली। अब बात करते हैं सैटायर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, इन्होंने यहां कुछ चीजें मिस हो रही है, शायद मेरे ख्याल से स्लाइड थोड़ी कट गई है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, जहां पे आगे थोड़ा स्पेस लेके, है ना। तो इसको थोड़ा इधर ले आता हूं मैं, ताकि यहाँ पे मैं लिख पाऊं, ठीक है। हाँ, ब्लैक पेन ही चाहिए। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली, है ना, ये वाई भी यहां पर थोड़ा सा मिट गया है, तो इसको मैं लिख देता हूं। अब यहां लिखा द रेप ऑफ द लॉक, द मेडल और डंसियार्ड, ये लिखी है यहां पे ऑप्शन था आपके पोप ने, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, ये इसको स्टेटमेंट को मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। एब्सलम एंड अकिटोफेल, द हिंड एंड द पेंथर, ये दो है दी, यहां पे इसको थोड़ा पूरा इस तरीके से कर लिया जाए। ये लिखी है ड्राइडन ने, ठीक है, ड्राइडन ने, ठीक है। विजन ऑफ जजमेंट बायरन, यहां पे नहीं कटी हुई है स्लाइड। वॉलपोनी लिखी है जॉनसन ने। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल ने। और प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स चौसर ने। द वे ऑफ ऑल फ्लैश शैमुअल बटलर। लंदन द वैनिटी, ये दो हैं, एक तो लंदन है और एक द वैनिटी फेयर, है ना, ये दो है। ये डॉक्टर जॉनसन ने लिखी ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ठीक है, ये सारे के सारे आपके लिए सही हैं। इनको थोड़ा सा देखें आप। द रेप ऑफ द लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और द मेडल और डंसियार्ड, ये 3 रचनाएं लिखी हैं आपके पोप ने, और ये तीनों के तीनों सटायर हैं, तो ये ठीक बात है। एब्सलम एंड एकिटोफल और द हिंड एंड द पैंथर, ये लिखा है ड्राइडन ने, तो ये भी ठीक बात है। थर्ड है विजन ऑफ जजमेंट, बायरन ने लिखा है, ये भी ठीक है। वॉलपोनी जॉनसन ने। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल ने। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स चौसर ने। द वे ऑफ ऑल फ्लैश, ये लिखा है शैमुअल बटलर ने। और लंदन और द वैनिटी ऑफ फेयर, ये लिखा है डॉक्टर जॉनसन ने। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सटायर्स दे रखे हैं आपको इंग्लिश में, अब तक के जितने भी ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट थे उनके द्वारा लिखे गए, तो इनको याद रखें, बहुत अच्छी चीज है। आगे देखें आयरनी क्या है, ठीक है। इसमें देखना ये सारे के सारे फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक, जैसा हम अभी तक सारे फिगर्स ऑफ ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को किए उसी तरीके से इसको करेंगे। आयरनी क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग इन अ लैंग्वेज कॉन्ट्रेरी टू द वंस वर्ड्स। जैसे इसको मैं समझाऊं, एक इंसान जो बात कहना चाह रहा है उसकी ठीक विपरीत बात कह रहा होता है, ठीक है। जैसे मानो ये चीजें आपको नहीं आती है ना, और इसकी जगह पे मैं अगर इस तरीके से बोलूँ कि यार आपको तो वैसे ये सब कुछ आता ही है क्या, है ना, तो ये क्या है, मानो किसी को नहीं आ रहा और उसको बोलना भाई तेरे को ये सब कुछ आता ही है वैसे, है ना, तो ये आयरनी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये ठीक बात है, जो हम कहना चाह रहे हैं उसके बिल्कुल ठीक शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज विद एन अपोजिट और एटलीस्ट डिफरेंट मीनिंग, ठीक बात है, अपोजिट लैंग्वेज को इस्तेमाल करना जिसका मतलब कुछ अलग हो, ये इंपॉर्टेंट है। वोल्टेयर, स्विफ्ट, गिबन, हेनरी जेम्स, थॉमस मन आर सम फेमस आयरनिस्ट, बिल्कुल ठीक बात है ये। द कैरेक्टर इन एन आयरनी स्पीक्स इन अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत कम बता देना, ठीक है। एंड डेलिबरेटली प्रिटेंड्स टू बी लेस इंटेलिजेंट देन ही एक्चुअली
इज। तो ये बात भी ठीक है, सारे के सारे फीचर्स है आयरनी के, ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप लोग, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। अंतिम फॉर्म ऑफ लिटरेचर है आपका आज का, जहां पर संभावना है यहां से भी कुछ अच्छे प्रश्न बने, और बनता है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग से बनेगा, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट, है ना। तो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट इज अ स्पीच ऑफ टू कैरेक्टर मेड टू एन अनआइडेंटिफाइबल बट सम साइलेंट लिसनर। ठीक है, आइडेंटिफाइबल ठीक है बट साइलेंट लिसनर। चलो, देयर इज एन अज्यूम्ड स्पीकर हु डज नॉट इंटरफियर द स्पीकर। ठीक है, इट इज पार्ट ड्रामा पार्ट पोएट्री। तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो निकालते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जैसे आपने ग्रेजुएशन में एक रचना पढ़ी होगी जिसको हम कहते थे द लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसमें क्या होता है, वो जो राजा होता है अपनी पहले वाली डचेस के बारे में कुछ जानकारी देता है, और वो एक सामने जो इंसान खड़ा होता है वो बिल्कुल साइलेंटली उसकी सारी चीजों को सुनता है, वो कुछ भी बोलता नहीं है। तो मतलब एक साइलेंट स्पीकर है, जैसा उसमें वो आइडेंटिफाई तो कर पा रहा है सामने भाई कौन आया है, ठीक है, तो ये बात ठीक है। अब इसमें क्या है देखना, इट इज अ स्पीच ऑफ टू कैरेक्टर, ये बात गलत है। ये इसमें क्या होता है, मोनोलॉग का मतलब ही होता है कि अकेला इंसान कोई बात करेगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज अ स्पीच ऑफ टू कैरेक्टर नहीं, इट इज स्पीच ऑफ वन कैरेक्टर मेड टू एन आइडेंटिफाइबल बट साइलेंट लिसनर। लिसनर क्या रहता है, साइलेंट रहता है, वो कुछ भी बोलता नहीं है स्पीकर की बातों के बीच में। देयर इज एन अज्यूम्ड स्पीकर, ठीक बात है, अज्यूम्ड स्पीकर होता है हु डज नॉट इंटरफेयर द स्पीकर, ये बात भी ठीक है। इट इज पार्ट ड्रामा पार्ट पोएट्री, बिल्कुल ठीक बात है। ये दोनों, ये ध्यान रखें, ये दोनों इंफॉर्मेशन, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के ही कुछ यहाँ पर आप रचनाएं याद रखें जिससे ड्रामेटिक मोनोलॉग आपका अच्छे से हो जाता है। माई लास्ट डचेस, एंड्रिया डेल सार्टो और द ग्रामरियन फ्यूनरल, इसमें कौन कौन से ब्राउनिंग ने लिखे हैं, तो माई लास्ट डचेस भी इन्होंने लिखी है, एंड्रिया डेल सार्टो भी इन्होंने लिखा है, और द ग्रामरियन फ्यूनरल जो है वो भी इन्होंने लिखा है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की सारी स्लाइड्स हमने बहुत अच्छे से कवर अप कर ली है, जहां पर सारे फॉर्म ऑफ लिटरेचर हमने देख लिए। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है, जो पढ़ा है आज हमने। चलिए, ये सारा हमने फर्स्ट देखा था, विच इंस्ट्रूमेंट सोनेट के साथ लायर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमने देखा दो टाइप की होती है, इटालियन है, इसके बाद इंग्लिश सोनेट है। इटालियन को पेट्रार्कन बोलते हैं, इंग्लिश को शेक्सपियरन बोलते हैं, ल्यूट और मैंडोलिन की हेल्प से गाई जाती है। फिर हमने देखा सोनेटियर्स, जो अर्लीस्ट सोनेटियर्स है, हम ना इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना पेट्रार्कन की बात कर रहे हैं, सिर्फ सोनेटियर्स की बात कर रहे हैं, तो वो डांटे एंड पेट्रार्क हो जाएंगे। इन विच कलेक्शन द फर्स्ट सोनेट ऑफ इंग्लिश सोनेट अपीयर्ड, तो मिसैलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो टोटल्स का था, ठीक है। ये सारे सोनेट 1609 और 1645, ये दोनों शेक्सपियर और मिल्टन की, और 1633 में होली सोनेट्स आई थी जॉन डन की। राइम स्कीम हमने देख ली, इटालियन की है एबीबीए सीडी सीडी, और साथ में शेक्सपियरन की है एबी एबी सीडी सीडी ईएफ ईएफ, और लास्ट में कपलेट है जी जी का, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर वोल्टा क्या होता है, चेंज ऑफ मूड ऑफ पोएट, ये हमने देखा। कर्टल सोनेट होता है 10.5 लाइंस की, जो जीएम हॉपकिंस लिखते थे, ठीक है। ओवर द टू अर्लीस्ट इंग्लिश सोनेटियर्स, तो इसमें थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे, ये बात भी ठीक है, हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इनकरेक्ट हमने देखा था, ये सीधा बता देता हूं मैं आपको, एस्ट्रोफल एंड स्टेला लिखी है फिलिप सिडनी ने, एमोरेटी स्पेंसर ने, होली सोनेट जॉन डन ने, और 1645 वाली लिखी थी मिल्टन ने, और सोनेट 1609 वाली लिखी थी शेक्सपियर ने। फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे बैलेड के बारे में, तो ये बैलायर वर्ड से बनता है, ठीक बात है। इसके सब्जेक्ट जो है वो डिड्स होते हैं, ना कि थॉट्स होते हैं, ये बात भी ठीक है। इसके सब्जेक्ट्स में कुछ एडवेंचर्स होते हैं, कुछ सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ लव होते हैं, वॉर है, हीरोइक एक्सप्लॉइट, हेट एंड पिटी, ये बात भी ठीक है। टेक्निकली हार्डर, नो, इट इज टेक्निकली इजियर देन लिरिक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैलेड्स के बारे में, इसके कुछ और फीचर्स हैं। इट इज जनरली रिटन इन बैलेड मीजर, जहां पे हम देखते हैं एक क्वार्टरन होता है जिसको एम्बिक पेंटामीटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ये बात हमने देखी। ये पर्सनल नहीं होता, इम्पर्सनल होता है नेचर में। इसके बाद ये वेंडरिंग सिंगर्स के द्वारा गाया जाता था, हार्प और फिडल की हेल्प से। ये कुछ फेमस आपके सामने बैलेड्स दे रखी है, रॉबिन हुड है, स्पेनिश आर्माडा है, बेब्स इन द वुड है, ला बेल डैम सेम्स मर्सी, ये किड्स के द्वारा लिखी गई थी। एलिजी के बारे में बात करते हैं हम, ये मॉर्निंग होती है किसी बिलव्ड की डेथ के ऊपर, और लेमेंटेशन सॉन्ग होता है, इसकी टोन जो है वो सोलेम एंड मेडिटेटिव होती है।
फिर हमने देखा एलिजी के बारे में, ये एक मेलनकली के नोट से शुरू होती है और कंसोलेशन के नोट से खत्म होती है। ग्रीफ जो है वो डोमिनेंट इमोशन होता है उसके अर्ली पार्ट में। इसके बाद पेस्टल एलिजी में क्या होता है, जो राइटर होता है वो खुद को क्या कंसिडर करता है, एक शेफर्ड, और उसके दोस्त को उसका कंपेनियन शेफर्ड, ठीक है। और नेचर जो है उसमें काफी एक्टिव रोल प्ले करता है। फिर हमने देखे कुछ फेमस एलिजीज के एग्जांपल, लिसिडस लिखा है जॉन मिल्टन ने, इन मेमोरियम लिखा है लॉर्ड टेनिसन ने, रग्बी चैपल लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, एस्ट्रोफल लिखा है स्पेंसर ने। इसके बाद एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये लिखा है टॉमस ग्रे ने। और ओलिवर गोल्ड स्मिथ का एक एलिजी है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ठीक है। फिर हमने देखा ये कुछ और एलिजीज के एग्जांपल है, तो थीसिस जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। व्हेन लिलक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, ये वॉट विटमैन का है। इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, ये ओडन ने लिखा है। रग्बी चैपल लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, और टेनिसन ने लिखा है इन मेमोरियम। फिर हम बात करते हैं एन ओड। ओड के बारे में क्या क्या चीजें हैं, लिरिकल पोम होती है, ये सम सीरियस सब्जेक्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। एक्सोल्टेड कोर्स की भी बात करता है ये। इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, ये बात भी ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पिंडारिक और होरेशियन ओड, ये बात हमने देख ली थी। फिर हम बात करते हैं स्ट्रोफे एंटी स्ट्रोफी, ईपोड जो है वो इस पिंडारिक ओड का पार्ट होता है। फिर हमने कुछ ओड के एग्जांपल देखे जहां पे प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड, ये लिखा ग्रे ने। इवनिंग लिखा विलियम कॉलिंस ने। वेस्ट विंड लिखा किट्स ने। सेंट सिजिलियास डे, ये लिखा ड्राइडन ने। पेशन लिखा था विलियम कॉलिंस ने। नाइटिंगेल लिखा जॉन किट्स ने, ठीक है। इसके बाद सॉरी वेस्ट विंड जो है वो पीबी शेली ने लिखा है, इसको थोड़ा करेक्ट कर ले। और इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। इनकरेक्टली मैच्ड, ये तो देख लिया था आपने, आंसर तो हम कर चुके थे इसका। इसके बाद एपिक क्या होता है, लॉन्ग नैरेटिव पोम होता है जिसका सीरियस सब्जेक्ट होता है और स्टाइल जो होता है वो हाईली एलिवेटेड होती है। लाइफ डीड्स अचीवमेंट स्ट्रगल्स ऑफ ए नोबल कैरेक्टर, ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद उसके एग्जाम्पल देखे थे हमने एपिक के, इलियाड एंड ओडिसी है होमर का, डिवाइन कॉमेडी है दांते का, पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेन ये मिल्टन का है, पेरिक्विन स्पेंसर का है, एनीड वर्जिल का है, मॉर्ट द आर्थर जो है वो टेनिसन का है, ठीक बात है। फिर हमने देखा मोक एपिक क्या होती है, ये पैरोडी होता है रियल एपिक का, रिटन इन अ लाइट मूड, और ये कुछ फनी और ट्रिवियल मैटर्स पे लिखा जाता है और सैटारिकल टोन में लिखा जाता है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, मैक फ्लैकनो ड्राइडन ने लिखा है, ठीक है। बैटल ऑफ बुक्स ये लिखा है स्विफ्ट ने। डिस्पेंसरी लिखा था सैमुअल गार्थ ने, और द रेप ऑफ द लॉक जो है वो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कुछ सैटायर के बारे में, तो ये रिडिक्यूल करती है, थोड़ा कंटेम करती है, थोड़ा डिस्कस जो है वो करती है फॉलीज और वाइस के, मैन के या फिर उसके इंस्टीट्यूशन के, ठीक बात है। रिस्टोरेशन पीरियड जो है वो गोल्डन एज कहलाता है सैटायर के लिए। इसके बाद हमने देखा पोप एंड स्विफ्ट फॉर द ग्रेटेस्ट सैटायरिस्ट ऑफ द ऑगस्टन एज, ठीक बात है। ड्राइडन जो है वो रेस्टोरेशन का सबसे बड़ा सैटायरिस्ट था, ये बात भी ठीक है। सैटायर कंसिस्ट विट, ह्यूमर, आयरनी, मोक एपिक और मोकरी और सार्केज्म, ये बात भी ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। ये करेक्टली मैच है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको सैटायर के, रेप ऑफ द लॉक, द मेडल और डंसियाड, ये लिखा है पोप ने। एब्सोलम एंड एकिटोफेल और द हिंड एंड द पेंथर, ये लिखा है ड्राइडन ने, ठीक बात है। विजन ऑफ जजमेंट लिखा है बायरन ने। वॉल्पोनी लिखा है जॉनसन ने। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल चौसर है। द वे ऑफ फॉल फ्लेश सैमुअल बटलर है। लंडन द वैनिटी फेयर, ये लिखा है डॉक्टर जॉनसन ने। इसके बाद आयरनी कंसिस्ट, तो ये सारे स्टेटमेंट हमने देख लिया आयरनी के बारे में, अभी जस्ट तुरंत ही बात करी हमने इसके बारे में। तो ये हो गया, सारी की सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर जहां पे हमने बात करी आपके जितने भी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दे रखे हैं उनको एक लेक्चर के अंदर इस तरीके से वाइंड अप किया जाए कि उससे संबंधित सारी जानकारी जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो आप हमको बताएं कि हमारा ये प्रयास जो है वो आपको कैसा लगा, और साथ ही में ये भी बताएं कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे हैं। कमेंट में हमको उसका रिस्पॉन्स जरूर दें। उम्मीद करते हैं ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी, और निश्चित तौर पर ही अगर आपकी सराहना हमें मिलती है तो हम थोड़ा और आगे भी इसके अंदर काम करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को इतना तल्लीनता से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।